तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले से। फिजिक्स के प्रश्न हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? ए समय का, बी प्रकाश की तीव्रता का, सी दूरी का, डी द्रव्यमान का। सही उत्तर है दूरी का। ठीक है, सबको पता होगा दूरी का है। उत्तर मैंने यहीं पर लिख दिया है। जैसे किसी को समय नहीं है तो केवल इसके उत्तर देख सकता है फटाफट वो और आगे हल कर सकता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? दूरी का है। ठीक है, ईयर से आप समय का ना समझें कि ये समय का मात्रक है। ठीक है, समय का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, और प्रकाश की तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। कैंडेला होता है प्रकाश की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक। और द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है, पता ही होगा। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 2, पारसेक क्या है? ए समय मापने की सबसे बड़ी इकाई, बी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, सी चुंबकीय बल की इकाई, डी प्रकाश की गति की इकाई। तो पारसेक क्या होता है? दूरी मापने की इकाई होती है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। ठीक है, पारसेक लाइट ईयर है उससे बड़ा होता है। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं, प्रकाश वर्ष होते हैं। ये भी ध्यान रखें। ठीक है, 1 पारसेक में कितने होते हैं? 3.26 लाइट ईयर। प्रश्न क्रमांक 3, राडार का आविष्कार किसने किया था? ए जे थॉमसन, बी रॉबर्ट वॉटसन वॉट, सी गुलिल्मो मार्कोनी, डी ग्राहम बेल। ठीक है, इसका सही उत्तर है विकल्प बी। ठीक है, रॉबर्ट वॉटसन वॉट, इन्होंने किसकी खोज की थी? राडार की। ठीक है, ग्राहम बेल ने किसने किया था? टेलीफोन का। और मार्कोनी ने किसका किया था? रेडियो का। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जे थॉमसन आप जानते ही होंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रश्न क्रमांक 4, मृग मरीचिका यानी मिराज बनने का मुख्य कारण क्या है? ये है प्रकाश का व्यतिकरण, बी प्रकाश का विवर्तन, सी प्रकाश का प्रकीर्णन, डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डी इसका सही उत्तर है। मिराज आपने देखा होगा, मृग मरीचिका जो रेगिस्तान वाली जगह होती है वहाँ पर गर्मी की वजह से, मिट्टी की वजह से जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो इस ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ हो। ठीक है, तो जो मृग होता है उसका भ्रम होता है। ठीक है, कि बहुत पानी है और ऐसा सोचकर वो वहाँ पर जाएगा। इस प्रकार से इसको ऐसे आप याद कर लें। क्या होता है वो? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मृग मरीचिका। ठीक है, व्यतिकरण का उदाहरण भी एक देख लें। व्यतिकरण का कब होता है? जो साबुन के बुलबुले, ठीक है, होते हैं, उसमें प्रकाश का व्यतिकरण होता है। आपने देखा होगा उसके अंदर जो दिखती है आपको लाइट। और ठीक है, साबुन के बुलबुले और पानी या तेल पर आपने देखा होगा ना, पानी पर और हम तेल डाल दें, ठीक है, तो जो रंगीन कलर की परत दिखती है तेल की पानी के ऊपर, वो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिखती है। प्रकाश का विवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? जब प्रकाश का किनारों से मुड़ता है, तीक्ष्ण तरीके से किनारों से मुड़ता है, उसको हम प्रकाश का क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। प्रकीर्णन का मतलब इंग्लिश में होता है स्कैटरिंग। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है? स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है? जो आकाश है उसका रंग नीला होता है। आकाश का रंग नीला। ठीक है, किसकी वजह से होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न क्रमांक 5, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? ठीक है, ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी
डिफोकेसी लेंस, डिफोकेसी यानी कि बाइफोकल लेंस। इसका सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 5 का बी अवतल लेंस। ज़्यादातर जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट छात्र, स्टार्टिंग में उन्हें यही चश्मा लगता है, ठीक है, मायोपिया का। 20 का सही उत्तर है अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस का होता है हाइपरमेट्रोपिया के लिए, यानी कि जिसके लिए पास की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखती हैं, दूर की तो दिखती हैं। और मायोपिया में क्या होता है कि पास की चीज़ें स्पष्ट दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती, ठीक है। तो निकट दृष्टि और दूर दृष्टि में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें साफ दिखती हैं और दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें साफ दिखती हैं। और बेलनाकार लेंस इसका उपयोग कहाँ करते हैं? एक अलग बीमारी होती है जिसको हिंदी में कहते हैं अबिंदुकता और इंग्लिश में कहते हैं एस्टिग्मैटिज्म। ये याद कर लें, ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। एस्टिग्मैटिज्म, ठीक है, इसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। और द्विफोकसी लेंस बाइफोकल किया जाता है जरा दृष्टि दोष के लिए, जिसको प्रेस बायोपिया इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। जरा यानी कि बुढ़ापा, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। आंखों की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, उसकी वजह से उम्र के साथ कमजोर हो जाती हैं, तो ये दोष हो जाता है जरा दृष्टि दोष। इसमें बाइफोकल लेंस द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, दूरदृष्टि दोष, इसका उल्टा आ गया हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल और डी बेलनाकार लेंस, ठीक है। तो मैंने बताया था अभी आपको कि अवतल का ऊपर वाले में होता है, तो उसमें किसका होगा? उत्तल का, ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। बाकी का मैंने बता ही दिया है, बेलनाकार का कहाँ होता है? एस्टिग्मेटिज्म के लिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए स्वप्रेरण, बी अन्योन्य प्रेरण, सी विद्युत चुंबकीय तरंग, डी लॉरेंज बल, ठीक है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण। इस सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा जिसको कभी कभार हम डीपी भी कहते हैं, ठीक है। तो सेल्फ प्रेरण क्या होता है पहले देखें हम इसका पहला वाला, इसको हम सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। इस पर जो अ, चोक कॉइल कार्य करती है, जो कॉइल होती है वो कौन सी होती है? चोक, ये इतना याद रखें, ठीक है। अन्य प्रेरण इसमें काम करता है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है? प्रकाश और रेडियो जो तरंग हैं ये इसी के उदाहरण है, ठीक है, इनको विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। लॉरेंज बल क्या होता है? ये लॉरेंज बल होता है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें जो गतिमान आवेश होता है, आपने देखा होगा कि चुंबक क्षेत्र है जो आवेश भी उत्पन्न कर देता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेश है उस पर जो लगने वाला बल होता है, फोर्स होता है, उसी को हम लॉरेंज बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, इस प्रकार से आप इसको याद कर लें, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, ट्रांसफार्मर का। प्रश्न क्रमांक 8, डायनेमो का मुख्य कार्य क्या है? ए है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, बी ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, डी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है। तो डायनेमो का कारण क्या, काम क्या है? मुख्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। आपने देखा होगा कि साइकिल वगैरह में लोग लगाते थे डायनेमो, तो जो साइकिल चलाते थे, पैडलिंग करते थे, उसी की वजह से जो छोटा सा बल्ब लगा रहता था पहले साइकिल में वो जल जाता था, विद्युत ऊर्जा में बदल जाता था। तो यांत्रिक ऊर्जा हो रही है यानी कि व्यक्ति कार्य कर रहा है, यंत्र द्वारा चल रहा है और बाद में वो विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 देखें हम, हीरे की चमक का वैज्ञानिक कारण क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। ए है प्रकाश का परावर्तन, बी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी है बहुल आंतरिक परावर्तन, डी है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। मरग मरीच का मिराज में भी यही था, ठीक है, बी इसका
सही उत्तर है। परावर्तन तो आप जानते होंगे क्या होता है। जब भी जैसे कि दर्पण से कोई प्रकाश टकराकर वापस लौट रहा है या किसी चिकनी सतह पर टकराकर, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन आप जानते ही होंगे क्या होता है। आपने जब देखा होगा कि पानी में कोई भी वस्तु, चीज़ या छड़ हम डाल लें और वो आपको थोड़ी टेढ़ी सी दिखती है, वो किस वजह से? प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, जो प्रकाश की किरणें बाद में आती हैं, हमारे आंखों तक पहुंचती, हम देखते हैं, तो उसकी वजह से वो टेढ़ी दिखती है छड़। ठीक है, जो तारे टिमटिमाते हैं रात को, वो भी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होते हैं, ये भी याद रखें। तारों का टिमटिमाना। ठीक है, टिमटिमाना यानी कि ट्विंकलिंग होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 10। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? ए नीला, बी सफेद, सी काला, डी लाल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी काला। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री हमारे जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर ऊपर जाता है तो उसको अंतरिक्ष काला ही दिखाई देता है, लेकिन उन्हें पृथ्वी पर होते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से नीला दिखाई देता है हमें आकाश। ठीक है, आगे चलें। प्रश्न क्रमांक 11। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये सरल प्रश्न है। ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी नाइक्रोम, डी टंगस्टन। तो किसका बना होता है बल्ब का फिलामेंट? टंगस्टन का। जो बल्ब पहले बनते थे आपने देखा होगा, जो पीली रोशनी होती थी जिनसे, ठीक है, साधारण कांच के बने हुए बल्ब होते थे, जो उसके अंदर तार देखा होगा आपने, पतला होता था, जिसमें लाइट जाती थी, उसी की वजह से प्रकाश होता था। तो वो किसका बना होता था? टंगस्टन धातु का। ठीक है, आगे देखें हम। एक चीज और देखें, नाइक्रोम लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये ठीक है, जो नाइक्रोम की क्या चीज बनी होती है? जो हमारा हीटर होता है, ठीक है, और प्रेस, जो आयरन होती है कपड़ों पे प्रेस करने वाली, उसकी जो कुंडली होती है, कॉइल, वो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है, ये भी याद रखें। तांबे का पता होगा आपको, साधारण जितने भी अच्छे तार होते हैं लाइट अलाने ले जाने के लिए, वो तांबे के होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के भी होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम में हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ऊर्जा अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाती है। प्रश्न क्रमांक 12। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, डी सी रासायनिक प्रतिक्रिया, डी रेडियोधर्मिता। तो सही उत्तर क्या है इसका? विकल्प बी नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन तो आप जानते हैं, उससे क्या बनता है हमारा जो परमाणु बम है। ठीक है, और जो रिएक्टर हैं, परमाणु रिएक्टर जिनसे लाइट बनती है, एनर्जी बनती है, वो नाभिकीय विखंडन क्रिया द्वारा होते हैं। ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है नाभिक, उसका विखंडन होता है, लेकिन इसमें नाभिकीय संलयन में मिलते हैं, संलयन होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख रहे हैं। हिंदी की आप टर्म्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि विखंडन का मतलब क्या होता है, संलयन का मतलब क्या होता है, तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 13। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ए है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, बी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, सी अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, डी नियंत्रित नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। ठीक है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन होता है, फ्यूजन होता है, इसकी वजह से बहुत अधिक एनर्जी, ऊर्जा निकलती है और एटॉमिक बम से ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, इसमें जो फिशन होता है, संलयन होता है, ठीक है, एटॉमिक बम का होता है। उस जैसे कि आपने देखा होगा कि इसके जो आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, एक होता है ड्यूटेरियम, एक ट्राइटियम। ठीक है, दो इसके आइसोटोप होते हैं। ठीक है, एंड
ट्राइटियम। ठीक है, इन दोनों के फ्यूज कर किया जाता है, इनका इनकी फ्यूजन से क्या बनाया जाता है, हीलियम। ठीक है, ये होता है संलयन। ठीक है, बहुत ही मैसिव एनर्जी निकलती है इससे, समझ में आ गया। न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है। हीट अगर पूछा जाए कि लगभग कितनी निकलती है, तो वैसे आएगा नहीं प्रश्न में इतना ज़्यादा, 10⁶ केल्विन हीट निकलती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हीट है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस के द्वारा ये चीज़ बनती है। प्रश्न क्रमांक 14, परमाणु बम एटॉमिक बॉम्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? ए है नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी तापीय उत्सर्जन, डी विद्युत अपघटन। ठीक है, ये तो आप देख चुके हैं पहले ही। तो किसके द्वारा बनता है एटॉमिक बम? नाभिकीय विखंडन के द्वारा, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा। ठीक है, और जो एटॉमिक बम बनाने पर आमतौर पर कौन कौन सी चीज़ें यूज करती हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो ये तो यूरेनियम होता है और प्लूटोनियम होता है, दो। ठीक है, ये भी याद रखना है, यूरेनियम और प्लूटोनियम। यूरेनियम का जो आइसोटोप कौन सा है? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। इसके ए वाले आइसोटोप का ए होता है परमाणु बम को बनाने में। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। प्रश्न क्रमांक 15, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? विकल्प ए है वोल्टमीटर, विकल्प बी अमीटर, विकल्प सी गैल्वेनोमीटर, विकल्प डी पोटेंशियोमीटर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी अमीटर। ठीक है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इसको मापने के लिए जो यंत्र यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर क्या होता है? जिसके हम वोल्टेज नापते हैं। ठीक है, वोल्टेज यानी कि विभवांतर होता है उसको नापते हैं वोल्टमीटर के द्वारा। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग आपने देखा होगा, जो परिपथ बनाते हैं आप लाइट का, सर्किट का, उसमें जी लिखा रहता है, अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, साइंस में चीज़ें आती हैं। जो विद्युत परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा का पता लगाने के लिए, ठीक है, किसका? विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का उपस्थित यानी कि है या नहीं है उसका, और उसकी डायरेक्शन क्या है उसका पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर क्या होता है? जब दो सेलों के ईएमएफ होता है उसकी हम तुलना करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तुलना करने के लिए उपयोग करते हैं, इसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं, इसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, ईएमएफ की तुलना करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 16, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? ए हर्ट्ज, बी डेसिबल, सी वॉट, डी जूल। ठीक है, सरल प्रश्न है। ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है डेसिबल में। पढ़ा होगा आपने, पॉल्यूशन में भी पढ़ा होगा, ध्वनि प्रदूषण में, कि डेसिबल से इतने ज़्यादा की ध्वनि, ठीक है, प्रदूषण में आती है। जो मनुष्य की क्षमता होती है वो 20,000 हर्ट्ज तक की, वो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को इंसान सुन सकता है। तो आप गलती से भी इसका उत्तर हर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी में नहीं लगाएं। फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ हो जाती है और तीव्रता ध्वनि की अलग चीज़ हो जाती है। तो तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल है। ठीक है, हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की, और जो वॉट है वो तो शक्ति का है, पावर की इकाई है। जूल कार्य का है, पढ़ा होगा अपना, कार्य का। ठीक है, मात्रक जूल है, वर्क एनर्जी का। ठीक है, और वाट किसका है? शक्ति का है। प्रश्न क्रमांक 17, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट क्या संकेत देती है? ये अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में बार बार आता है। ए साफ मौसम है, बी बारिश का, सी तूफान आने का, डी अत्यधिक गर्मी का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, तूफान आने का। जब रीडिंग अचानक गिरती है तो उसका मतलब है कि तूफान आएगा। और साफ मौसम होता है तो रीडिंग इसकी कैसी होती है? धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। ठीक है, तो यानी कि मौसम साफ। और बारिश का तब होता है जब
नीचे गिरती है एकदम, ठीक है। एकदम नीचे गिरे बैरोमीटर तो नहीं बारिश होगी, मौसम साफ, तो ऊपर वो भी कैसे, धीमे धीमे ऊपर जाएगा। और नीचे एकदम आया तो बारिश, और एकदम ऊपर गया तो एकदम नीचे आया तो क्या होगा, तूफान का होगा। और धीरे धीरे, सॉरी, धीरे धीरे नीचे गिरी तो बारिश का, धीरे धीरे नीचे गिरी बैरोमीटर में रीडिंग तो बारिश होगी, और एकदम से तो तूफान आएगा। प्रश्न क्रमांक 18, सोनार का उपयोग मुख्य रूप से कौन करते हैं? ए है डॉक्टर, बी इंजीनियर, सी अंतरिक्ष यात्री, डी नौ संचालक। ठीक है, सही उत्तर इसका विकल्प डी, नौ संचालक जो नाविक होते हैं, ठीक है, वहां पर उपयोग किया करते हैं इसका, सोनार का। डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, डॉक्टर के तो अलग उपकरण होते हैं, स्टेथोस्कोप है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें होती है। और अंतरिक्ष यात्री राडार का करते हैं और रेडियो सिग्नल्स का करते हैं, राडार और रेडियो सिग्नल्स का। प्रश्न क्रमांक 19, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होता है? ए है बैंगनी, बी नीला, सी हरा, डी लाल। तो सही उत्तर है इसका विकल्प डी, लाल। ठीक है, प्रश्न सरल लगता है लेकिन कभी कभार ये गलती हो जाती है हमसे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक बेजानी, हैप्पी, नाला वाला, विद योर वाला, ठीक है, इस तरीके से आता है। वायलेट, ठीक है, तो उसमें जो आर आता है आखिरी में, रेड आता है ना, ठीक है, तो स्कैटरिंग सबसे कम होता है, तीव्रता सबसे अधिक इसी की होगी। ठीक है, आगे देखें हम। प्रश्न क्रमांक 20, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये तो रिपीट हो गया है प्रश्न। ठीक है, 20 का सही उत्तर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 21, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान किसने निर्धारित किया था? ठीक है, ये है आइजैक न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी हेनरी कैवेंडिश, डी गैलीलियो गैलीली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, हेनरी कैवेंडिश ने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है, इसका मान निर्धारित किया था। ठीक है, क्लियर। अब जानते हो जो फॉर्मूला है, आप पृथ्वी त्वरण वगैरह ज्ञात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, आप पढ़ते हैं कि जी, ठीक है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें जो जी का मान है हमारा, ठीक है, तो वो कितना होता है, जी 6.674 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी परीक्षा में पूछते हैं और ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, इसका मान भी आपको याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है इसका मात्रक। ठीक सर, एंड न्यूटन मीटर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक 22 है, एक्सरे की खोज किसने की थी? ए मैडम क्यूरी, बी विलियम कॉनरॉड रॉन्टजन। ठीक है, डब्ल्यू सी रॉन्टजन पढ़ा होगा, जे थॉमसन और जेम्स चैडविक। तो किसने की थी? विकल्प बी, विलियम रॉन्टजन। इतना याद आप रखें केवल, सही उत्तर इसका विकल्प बी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 23, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस, डी -4 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर इसका विकल्प सी। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। प्रश्न क्रमांक 24, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? ए है 0, बी बहुत कम, सी असीमित अनंत, डी तापमान पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो 24 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, असीमित। ठीक है,
सुपर कंडक्टर की चालकता कैसी होती है? असीमित होती है, अनंत होती है। और अगर आपसे कुचालक की पूछेगा तो शून्य होती है। ठीक है, जैसे कि लकड़ी वगैरह की कुचालक होती है तो शून्य होती है इनकी। ठीक है, बहुत कम किसकी होती है? तो अर्धचालक होते हैं। ठीक है, उनकी कैसी होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, प्रश्न सरल स्तर के ऐसे ही आएंगे, और थोड़ा अगर कठिन हो जाए तो पूछ सकता है सुपर कंडक्टर कौन है कौन नहीं है। तो ज़्यादातर वो देगा मरकरी। ठीक है, मरकरी का मतलब क्या होता है? Hg। ठीक है, मरकरी यानी कि जो पारा होता है। ठीक है, ये सुपर कंडक्टर में आएगा। ठीक है, एक टेम्परेचर होता है उसका 4 के, उस पे ये काम करता है। और एक और है, इसका नाम है न्यूबियम टाइटेनियम। ठीक है, न्यूबियम टाइटेनियम ये है। और वाई बी सी ओ। ठीक है, एट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये भी हाई टेम्परेचर सेरेमिक सुपर कंडक्टर है ये। ठीक है, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना होता है? 77 के होगा, तब वो उस पे काम करता है। एक और होता है लेड और एल्यूमिनियम का। ठीक है, वो भी होता है। ये आप इतने ध्यान रखें, केवल मेन मुख्यतः आप याद रखें पारा। ठीक है, और सेमीकंडक्टर का पूछे, ये जरूर पूछता है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक कहते हैं जिसको हम। इनका उपयोग मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर चिप, इस सबको बनाने में होता है। इसका आप याद रखें, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, क्या नाम है इसका? जर्मेनियम। ठीक है, इतना याद रख लें। और गैलियम नाइट्राइड, GaN। ठीक है, एक बार बताता हूँ मैं अच्छे से, GaN। ठीक है, गैलियम नाइट्राइड और गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, ये मुख्यतः आप याद रखें सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो कंप्यूटर्स की चिप्स वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सब में इन्हीं की चीज़ से, इन्हीं से बन पाता है, इनके बिना काम ही नहीं होगा। ठीक है, आगे देखें हम। प्रश्न क्रमांक 25, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ए है कोपरनिकस, बी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सी वी रमन, डी हरगोविंद खुराना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। बी इसका सही उत्तर है। क्लियर है? ठीक है, कोपरनिकस से इसने क्या बताया था? कोपरनिकस ने बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, रमन को आप जानते हैं, सीवी रमन ने रमन प्रभाव बताया था प्रकाश का प्रकीर्णन में। और हरगोविंद खुराना, ये तो डीएनए से जानते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं, फिर तरह जीन संश्लेषण किया था, जेनेटिक कोड बनाया था हरगोविंद खुराना, उसमें आते हैं। प्रश्न क्रमांक 26, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? ए है हाइग्रोमीटर, बी इलेक्ट्रोमीटर, सी बैरोमीटर, डी अल्टीमीटर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 26 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, सरल प्रश्न है ये तो। ठीक है, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? तो वायुमंडल की आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, आर्द्रता, इंग्लिश में इसको क्या क्या कहते हैं हम? ह्यूमिडिटी कहते हैं, ये भी याद रखना है। HU। ठीक है, लेप्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए। ठीक है, और अल्टीमीटर जो उड़ते हुए विमान है उनकी जो ऊंचाई नापने के लिए होता है, वो अल्टीमीटर। ठीक है, ये भी लिखना है, विमानों की ऊंचाई, कि कितनी ऊंचाई पर वो उड़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 27, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? ए है समुद्र की गहराई, बी भूकंप की तीव्रता, सी हवा की गति, डी ध्वनि की तीव्रता। तो सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता, बी इसका सही उत्तर है। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है, समुद्र की गहराई का आपको पता होगा किससे नापते हैं? फेदोमीटर से। फेदोमीटर। ठीक है,
हिंदी में फेदोमीटर ही पढ़ेंगे इसको। हवा की गति को एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, ठीक है जी, एन है। और ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से नापते हैं, ये उपकरण है, ठीक है, ये उपकरण है नापने वाले, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 28, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? बता चुके हम ऊपर, हवा की गति, ये इसका सही उत्तर है डायरेक्ट, देखें इसको। प्रश्न क्रमांक 29, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना किस प्रकाशीय घटना का परिणाम है? शुरुआत के 2 प्रश्न हम बता चुके थे। ए है प्रकीर्णन, बी व्यतिकरण, सी विक्षेपण, डी ध्रुवण। तो सही उत्तर क्या है इसका? विकल्प बी, ठीक है, व्यतिकरण। क्लियर है? विक्षेपण और देख लें, ये हमने बताया था कि विक्षेपण क्या होता है। जैसे कि आपने देखा जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अगर प्रैक्टिकल किया होगा सही से, ठीक है। ये ट्रायंगल जैसा होता है लेकिन 3D में होता है। इससे गुजरने पर जो लाइट यहाँ से गुजारे लाइट, ठीक है, प्रिज्म से लाइट जाती है, ठीक है, लेकिन वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है, इंद्रधनुष बन जाता है। इसे कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 30, रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? ए 1928, बी 1930, सी 1932, डी 1954। सही उत्तर इसका है विकल्प बी, ठीक है, 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर है? खोज इन्होंने कब की थी? 28 फरवरी 1928, ये भी ध्यान रखें, 28 फरवरी 1928 को इसी प्रभाव की खोज की थी, इसलिए 28 फरवरी को क्या मनाते हैं हम? नेशनल साइंस डे, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछ लिया अगर तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। और 1954 में इन्हीं को, डॉक्टर सीवी रमन को क्या दिया था? भारत रत्न, 1954 में। क्लियर है? तो हमारा जो फिजिक्स का था पूरा, ठीक है, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, भौतिकी का। यहीं ख़त्म कर दें क्लास। अगली क्लास में हम केमिस्ट्री के प्रश्न देखेंगे और आगे के जितने हो जाए। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी डाउट है, कोई प्रश्न है तो बाद में और कमेंट में पूछ सकते हैं आप।